ये है रवांडा, अफ्रीका का वो देश जिसे आज सिंगापुर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री जो सफाई, सेफ्टी और डेवलपमेंट में कई यूरोपियन और एशियन देशों से भी आगे निकल गई है। और ये जो जगह का टाइटल है ना भाई, सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, ये मुझे ना सिंगापुर देश से ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आखिर ये अफ्रीकन देश ऐसा बना कैसे, जहां सिर्फ 30 साल पहले अफ्रीका के इस छोटे से देश में इंसानियत का सबसे खौफनाक तबाही हुई थी, रवांडियन जेनोसाइड। सिर्फ 100 दिन के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को, यानी इस देश की तकरीबन 15 से 20% आबादी को मार दिया गया। कोई घर पे आ रहा है, पूरी फैमिली को मार दे रहा है, बच्चा, बूढ़ा, प्रेग्नेंट औरत, आदमी। पूरा देश खून, नफरत और बर्बादी में डूब चुका था। लेकिन आज वही रवांडा दुनिया के सबसे साफ, डिसिप्लिन्ड और सेफेस्ट कंट्री में काउंट होता है। एक ऐसा अफ्रीकन देश जिसे लोग आज सिंगापुर, दुबई, हांगकांग से कंपेयर करते हैं। तो कैसे हुआ ये इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन? क्या था 1994 जेनोसाइड का असली रीजन? किस चीज ने पड़ोसियों को एक दूसरे का कातिल बना दिया? और कैसे एक बर्बाद मुल्क ने सिर्फ 30 साल में खुद को कंप्लीटली चेंज कर दिया? तो इस वीडियो में हम रवांडा की सिर्फ सरफेस नहीं बल्कि उसकी पूरी कहानी समझेंगे। मैं रवांडा की राजधानी किगाली की स्ट्रीट्स में मोटरसाइकिल के साथ पूरा शहर एक्सप्लोर करूंगा। हम जाएंगे किगाली जेनोसाइड मेमोरियल, हम देखेंगे लोकल मार्केट्स, मॉडर्न हाईवे, स्पॉटलेस रोड, यूरोपियन स्टाइल कैफे और अफ्रीका की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में से एक किगाली कन्वेंशन सेंटर, जो रवांडा की करेंसी नोट पर भी छपा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस देश में झोपड़पट्टी यानी स्लम्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, कैसे हर महीने पूरा देश मिलकर खुद से सफाई करता है, यहाँ तक प्रेसिडेंट भी। कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज ने रवांडा को अफ्रीका का मॉडल नेशन बना दिया है, और कैसे एजुकेशन, क्लीनलीनेस, वुमेन पार्टिसिपेशन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने इस देश की पूरी तकदीर बदल दी। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया जैसे बड़े देश रवांडा से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि कभी नफरत और सिविल वॉर में जल चुका ये देश आज यूनिटी और डेवलपमेंट की मिसाल बन चुका है। तो ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये है दुनिया के सबसे शॉकिंग नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक की कहानी। वेलकम टू रवांडा। तो यार, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका में ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और ख़ासकर रात में अगर बाहर निकल गए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं जिस देश में मौजूद हूँ, इसको बोलते हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे सेफ़ देश। सबसे पहले मैं आपको अपनी होटल दिखा दूँ। ये है हमारी होटल, और पीछे आप लोगों को देखने मिलेगा पूरे किगाली शहर का खूबसूरत सा नज़ारा। और हम किगाली पहुँचे थे रात में लगभग 3 बजे, और हम सोचे भाई हम कुछ बुकिंग नहीं कराएंगे और जाकर टेस्ट करेंगे ये जगह सही में सेफ़ है कि नहीं। तो 3 बजे जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, हमको भाई एक आदमी नहीं मिला जो परेशान कर रहा है जैसे बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है। लोग आके छीना झपटी करने लगते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो रात में, और सेफ्टी फील नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील हुआ, और हमारे पास कोई भी बुकिंग नहीं थी। रैंडमली हम गूगल मैप पे देखे और एक होटल में आ गए। ये जो होटल देख रहे हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होटल है। ये पीछे है मेरा रूम जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये होटल इतने खूबसूरत पूरे किगाली शहर के व्यू के साथ मुझे मिली है सिर्फ $17 की, इंडिया के बस 1500 के करीब। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ रवांडा की राजधानी किगाली, और आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये देश भाई आज से तकरीबन 20-25 साल पहले इतना गरीब था। यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ पर जेनोसाइड हुई थी जिसमें तकरीबन इस देश की 15% आबादी पूरी खत्म हो गई। पूरा देश एकदम कबाड़ हो गया था। उसके बाद भाई बस 25 से 30 साल के अंदर ये देश इतना ज़्यादा डेवलप हो कैसे गया, सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस भी करेंगे, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार, मैं निकल गया मेरी होटल से, और सबसे पहला आज का हमारा स्टॉप होने वाला है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक कैफ़े में, क्योंकि यार बुरुंडी में पिछले मैं 20 दिन से था। वहाँ पर कॉफ़ी तो मिल रही थी लेकिन बहुत अच्छे कैफ़े नहीं थे। लेकिन यहाँ पर किगाली में बहुत नेक्स्ट लेवल के खूबसूरत कैफ़ेज़ आप लोगों को देखने मिलेंगे। और यहाँ पर ना आप लोगों को ऐसी बाइक टैक्सी मिल जाएगी। अगर आपको मूव करना है किगाली में कहीं भी, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है ये बाइक टैक्सी। तो इनको लेते हैं, और यहाँ की लोकल जो करेंसी है वो तो अभी मेरे पास है नहीं, वो मुझे एटीएम से निकालना पड़ेगा। तो बाइक वाले को लेंगे, एटीएम में कहीं रुक के थोड़ा सा पैसा लेंगे और चलेंगे कैफ़े की तरफ। कितना बोल रहे हैं ये? 2001 पर्सन, और भाई 2000 मांग रहे हैं रवांडन फ्रैंक। और अगर आप लोगों को यहाँ की करेंसी का एक्सचेंज रेट बताऊँ तो यहाँ का 1500 रवांडन फ्रैंक $1 बनता है। मतलब ये मांग रहे हैं हमसे $1.25 के करीब, जो कि इंडिया के 120-130 होते हैं। और यहाँ से जो कैफ़े की दूरी है वो है तकरीबन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के लिए 100-120 रुपये लग रहा है। ठीक है भाई, चलिए बैठते हैं और चलते हैं। और आपको बताऊँ, यहाँ पर बाइक पे आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। सिर्फ ड्राइवर नहीं, जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट लगाएगा। चलिए भाई, ओके ब्रदर। और वैसे आप लोगों को ना भाई ये सिस्टम अफ्रीका में शायद ही और कोई कंट्री में देखने मिलेगा, जहाँ पर पीछे वाले को भी हेलमेट लगा के बैठना पड़ता है। और आप लोगों ने देखा होगा बुरुंडी में तो हम भाई 3-3 लोग, मैं, हर्ष भाई और ड्राइवर एक ही गाड़ी पे जाते थे। लेकिन यहाँ पर रूल्स जो है
वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मज़ा भी आएगी भाई अफ्रीका का एक कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट देखने में। तो भाई साहब होटल से निकले हमारे बस 1 मिनट हुआ है और पहला नज़ारा लो, ये है किगाली शहर जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा है। ये कुछ मेन स्क्वायर सा है और हमारी होटल वहाँ पे थी। यहाँ पर खूबसूरत बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी देखने मिलेंगे जगह जगह पे। भाई यहाँ पर रूल काफ़ी परफेक्ट फॉलो होता है, तो मज़ा आएगी भाई। बहुत मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साहब। इस देश में इतनी अलग सी फीलिंग आ रही है, ना कहीं हॉर्न की आवाज़, ना कहीं ट्रैफिक, ना कोई केओस, ना भाई गंदी पोल्यूशन। यहाँ पर हवा देखो कितनी ज़्यादा क्लीन है, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है इस देश को लेके। और यार देखो ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, सारे लोग डबल हेलमेट लगाए हुए हैं, एकदम क्लीन सड़कें। बहुत मज़ा आएगी भाई यहाँ पर एक्सप्लोर करने। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहला हमारा स्टॉप होने वाला है एटीएम। अगर पैसा नहीं निकाले तो भाई को हम पैसा दे ही नहीं पाएंगे। ओ ब्रदर, देर। तो वहाँ से आवाज़ आई भाई, पहले एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 5,000 निकलवाना है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख। मैं निकलवाता हूँ सीधा 2 लाख भाई। 2 लाख बनते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो चार्ज भी लग रहा है 6,000 रवांडन फ्रैंक, मतलब $4, 350-400 रुपये वो ले रहा है। चल ले ले भाई। और ये आ गया भाई हमारा कैश, जो कि 2 लाख रवांडियन फ्रैंक है, जो भाई बनते हैं समझ लो डॉलर में अगर देखो तो 140-150 के करीब। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ से हम निकलवाए 2 लाख रवांडियन फ्रैंक और भाई 350 एक्स्ट्रा काट लिए, लेकिन ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। अब आ गया है कैश, सामने खड़े हमारे गाड़ी वाले भाई, बैठते हैं और निकलते हैं कैफ़े। पहले पियेंगे कॉफ़ी, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा सफ़र। तो भाई साहब फाइनली हम आ गए हैं एक कैफ़े में, और ये कैफ़े ना भाई इस शहर का वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े है। और आप देखो भाई, मुझे ना भाई पिछले 20 दिन से पैनकेक खाने का इतना मन कर रहा था। मुझे बुजुम्बुरा में तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो भाई हमको मिल गया पैनकेक। ये हनी और ये स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी वगैरह है। ये है स्पेनिश आइस लाटे। और भाई सबसे मेन चीज़, पीछे का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे खूबसूरत दिख रहा है। तो चलो भाई करते हैं हमारा नाश्ता, फिर निकलेंगे भाई। मुझे ये देश इतना पसंद आया ना भाई, इतनी मज़ा आ रही है ना, क्योंकि भाई जहाँ पर खाना अच्छा मिल जाए ना तो आदमी का दिन वही से अच्छा हो जाता है। तो चलिए खाते हैं। और अगर इस तरफ कैफ़े दिखाऊं तो बहुत बड़ा सा भाई, कम से कम ना भाई 100 टेबल लगे होंगे। पूरा इधर गया है और पीछे उस तरफ भी है और नीचे यहाँ पर भी है। और यहाँ से आप लोगों को देखो कितना मस्त सा नज़ारा देखने मिलेगा, और मौसम भी बहुत बढ़िया सा हुआ है। तो भाई साहब मस्त खाना पीना करने के बाद और 1 घंटा आराम से इस कैफ़े में बैठने के बाद मैं निकल गया हूँ फिर से बाहर। और यार ये कैफ़े देखो इतना मस्त बना हुआ है, पीछे पूरे पहाड़ है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया। आपको ये देख के लग रहा है कि भाई हम कोई अफ्रीका की कंट्री में। साफ़ सफाई देखो यार। और आप लोगों को ना पूरे रवांडा में, पूरे किगाली में आप लोगों को ऐसे स्लोप से देखने मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं, जिस वजह से इसको बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 हिल। और साथ ही साथ भाई यहाँ की ग्रीनरी भी देखो कितनी नेक्स्ट लेवल पे ग्रीनरी है यार। और यहाँ पर भाई बाइक वाले सारे भाई आ गए हैं, इनके साथ बैठ के चलते हैं कन्वेंशन सेंटर ब्रदर। ओके। और यार यहाँ पर देखो रूल कितना अच्छे से फॉलो होता है। सामने सिग्नल लगा हुआ है जिसपे आप टाइमिंग भी देख सकते हो। अगर आपको राइट लेफ्ट जाना है तो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, 9 सेकंड में हमारा सिग्नल खुलेगा। और यहाँ पर सारे लोग सिग्नल पे एकदम प्रॉपर रुके हुए हैं भाई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे ही। तो यार सही में अफ्रीका में इतना रूल फॉलो होता हुआ देख के एकदम अलग सा लग रहा है। और इसी वजह से रवांडा देश को बोलते हैं सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। आप लोगों को मालूम होगा भाई सिंगापुर कितना ज़्यादा साफ है और कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल को लेके, जिस वजह से इसको भी बोलते हैं सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर फुटपाथ देखने मिलेंगे, और वो है भाई यहाँ का कन्वेंशन सेंटर, जो कि यहाँ के 5,000 की नोट पे बना हुआ है। तो हमको सब घूम के वहाँ पर जाना पड़ेगा। और यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भाई, यकीन नहीं हो रहा। और सबसे मेन ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मैटर कर रही है वो है यहाँ की हवा। इतनी फ्रेश है ना भाई, इतनी अच्छी हवा आ रही है। और साफ सफाई ये देखो, स्पॉटलेस रोड है बिल्कुल। यार अगर अच्छी गवर्नमेंट रहे और अच्छे से देश को चलाएं
तो 20-25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे देश को बदलने के लिए। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जेनोसाइड हुआ, यहाँ पर लोग मरे, यहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ पर मिलिट्री कू हुआ, यहाँ की सिचुएशन कैसी थी, एक ट्राइब वाले दूसरे ट्राइब वाले को मार रहे, उसके बाद भाई यहाँ पर सारी सिचुएशन कैसे ठीक हुई। हमको ना भाई इससे बहुत सारी सीख मिलेगी हमारे देशों में क्या चेंज करना चाहिए जिससे हमारा देश भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो भाई साहब बस मुश्किल से 10 मिनट चलने के बाद हम पहुँच गए हमारे स्टॉप पे और ये भाई को देना है 1000 सिर्फ 1000 देना है भाई, जो कि इंडिया के बनते हैं तकरीबन 60-70 रुपया। दे दो भाई। हाँ, लगभग 80 रुपया। 80 रुपये बनते हैं ना। तो भाई साहब वहाँ से हम सिक्योरिटी चेक करवा के हम एंटर हो गए हैं। अब हमको कन्वेंशन सेंटर जाने के लिए पूरा ऐसा घूम के जाना पड़ेगा। और ये जो जगह का टाइटल है ना भाई, सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, ये मुझे ना सिंगापुर देश से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई जो सिंगापुर देश है वो एकदम सी लेवल पे बसा हुआ है। वहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को पहाड़ देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई ये जो कंट्री है रवांडा, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना रवांडा की ज्योग्राफी के बारे में बता दूँ। रवांडा देश पड़ता है इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में। ये 4 देशों से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने मिलेगा युगांडा, इसके वेस्ट में है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके साउथ में है बुरुंडी और इसके ईस्ट में है तंजानिया। तो ये 4 देशों से बॉर्डर करता है और ये एक लैंडलॉक है। और यार मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे खूबसूरत पहाड़ देखने मिलेंगे जिसपे कितने अच्छे घर बसे हुए हैं। वो देखो वहाँ पर आप लोगों को पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग भी देखने मिलेगी। यार कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा ग्रीन है। और यार एक और चीज़ देखो, अफ्रीका की ऐसे कौन से और देश है जहाँ पर आप लोगों को इतना शांति मिलेगी। यहाँ पर सीट सारी लगी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी डस्टबिन भी देखने मिलेगी। आप यहाँ पर आके आराम कर सकते हो मस्त पेड़ की छाया में। तो हम पहुँच गए हैं कन्वेंशन सेंटर वाली बिल्डिंग के बिल्कुल पास और ये है रवांडा की 5000 की नोट जिस पे देख सकते हो आप ये कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है जो 2016 में बन के रेडी हुई है, ठीक जो यहाँ पर जेनोसाइड हुआ था उसके 20 साल बाद। और ये बिल्डिंग रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न रवांडा को। यहाँ पर इतनी तबाही, पूरा देश खत्म हो गया था, उसके बाद ये देश बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है। और ये बिल्डिंग का अगर आप शेप देखोगे तो ये ना एकदम ट्रेडिशनल शेप है। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे रवांडा के, उनका जो हट हुआ करता था ये उसका शेप है, बिल्कुल वैसा गोल से सर्कुलर डोम बना हुआ है। और भाई इसको बनाने में लगा तकरीबन $300 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं लगभग 2700-2800 करोड़। और ये कन्वेंशन सेंटर होस्ट करता है इस देश की सबसे बड़ी मीटिंग। अगर कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट आया, प्राइम मिनिस्टर आया, तो सारी मीटिंग यहाँ पर होती है। और अब तक भाई 2016 से अभी तक तकरीबन 10 साल हो गए हैं, यहाँ पर हो चुकी है कॉमनवेल्थ की भी मीटिंग हो चुकी है, यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन की भी मीटिंग हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा भाई जो पूरे अफ्रीकन कंट्री है वो सब मिलके एक यूनियन बनाया है जिसको बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। और अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ अफ्रीकन यूनियन के बारे में, तो सारा जो प्लान बना था ना अफ्रीकन यूनियन को फॉर्म करने का, वो लीबिया के एक शहर में सारा कुछ प्लान बनाए थे सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठ के। और वो डेट्स मालूम है आपको कौन सी है? वो डेट है 9 सितंबर 1999। मेरी बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले, मैं बॉर्न हुआ 10 सितंबर 1999 को, मेरे पैदा होने के बस एक दिन पहले डिसाइड हुआ कि भाई अफ्रीकन यूनियन बनाते हैं। फिर उसके बाद वो 2002 में जाके फॉर्म हुई। और ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर 5000 लोगों की कैपेसिटी है। पूरे भाई अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग, बहुत सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब आते हैं। ये ईजिली सारे लोगों को अकोमोडेट कर देता है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, अगर आप नोट पे देखोगे तो इसमें ना कलर जल रहे हैं। ये ना भाई रात में ना ग्लो करती है। जो रवांडा का फ्लैग है ये उस कलर की हो जाती है और कभी कभी ना इसमें पूरी पिंक लाइट जलती है, वो कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये है भाई यहाँ का कन्वेंशन सेंटर। और यहाँ पर इतना मस्त सा गार्डन बना हुआ है ना, वहाँ पर कैफ़े भी है, कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और कितनी शांति, कितनी ग्रीनरी और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। भाई साहब यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी डॉग भी है। मतलब इतनी सिक्योर और इतनी सिक्योरिटी मुझे तो अफ्रीका में कहीं नहीं देखने मिली है, लिटरली बता रहा हूँ, कहीं देखने नहीं मिली है। तो आप बोल सकते हो जो रवांडा देश है ये अभी भी बहुत अमीर नहीं हुआ, ये अभी भी गरीब है, लेकिन ये ना भाई इनके पास पोटेंशियल है। और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्री से नहीं, हम कम्पीट कर सकते हैं दुबई से, हांगकॉन्ग से, सिंगापुर से, जिस वजह से इसको बोलते हैं सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। तो भाई ये रहा कन्वेंशन सेंटर। हम यहाँ से निकले हैं, अब जा रहे हैं यहाँ पर पास में एक बहुत खूबसूरत सा स्क्वायर है। और ये देखो यार यहाँ पर ये फुटपाथ बना हुआ है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी है और भाई मस्त वॉक करके
आप इजीली जा सकते हो। और ये सारी फैसिलिटी ना यूजुअली आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा डेवलप देशों में देखने मिलती है, जहाँ पर पेडेस्ट्रियन के पास ऐसे फुटपाथ मौजूद हैं, जिस वजह से क्या होता है कि भाई लोग ना गाड़ियाँ थोड़ी दूर के निकालने की जगह वो पैदल चलना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फुटपाथ बने रहते हैं। और इसी फुटपाथ नहीं, यहाँ पर आप लोगों को किगाली में बहुत सारे साइकिल ट्रैक भी देखने मिलेंगे, जहाँ पर अगर आपको साइकिल चलाना है, आपको गाड़ी नहीं निकालना है, तो आप इजीली साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और यार सोचो ना, ये सारी चीज़ हमारे देशों में क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे थोड़े से पेडेस्ट्रियन के लिए भाई फुटपाथ बना दो, वहाँ पर फुटपाथ बने हुए हैं, थोड़ी सी सफाई रख लो। जबकि भाई जो रवांडा देश है ये अमीर नहीं है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बताऊं रवांडा देश का, तो ये आज भी जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भी इंडिया से 3 गुना कम है। इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन, आप एक राउंड फिगर करके बताऊं तो वो है $3000 और रवांडा का बस $1000 है। यहाँ की जो आबादी है वो है तकरीबन 14 मिलियन, मतलब 1,40,00,000, और वो 1,40,00,000 में से अभी भी आज के टाइम भी तकरीबन 90% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। अभी मैं बात करते करते पहुंच गया हूँ यहाँ के एक स्क्वायर पे। इतना बड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर देखने मिलेगा, बहुत सारी यहाँ पर ऑफिसेस बनी हुई हैं। तो चलिए चलते चलते ना मैं आप लोगों को बताता हूँ इस देश की सारी हिस्ट्री। तो चलिए भाई एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो रवांडा देश है ये पहले कॉलोनाइज था भाई, यहाँ पर रहा करते थे बेल्जियम वाले। और आपको तो मालूम है भाई, ये जो यूरोपियंस हुआ करते थे, इनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, ये लोग एक देश के अंदर 2 ग्रुप को लड़ा के और सारा कुछ फायदा उठाते थे। यहाँ की जो डेमोग्राफिक है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, तो जो रवांडा देश है यहाँ पर मेनली 3 ट्राइब आपको देखने मिलेगी, 3 एथनिसिटी देखने मिलेगी। जो सबसे बड़ी एथनिसिटी है वो है यहाँ पर हुतू, जो कि तकरीबन 84% है। उसके बाद आता है तुत्सी जो 15% है, और जो बाकी का 1% बचता है वो है तुआ ट्राइब। ये सेम एथनिसिटी आप लोगों को बुरुंडी देश में भी देखने मिलेगी, क्योंकि बुरुंडी और रवांडा बेल्जियम के अंदर एक ही देश हुआ करता था, उसको बोलते थे रवांडा उरुंडी। जब बुरुंडी और रवांडा को इंडिपेंडेंस मिलती है भाई जुलाई 1962 में, तो दोनों कंट्री अपनी अलग अलग हो जाती है। और इंडिपेंडेंस से पहले जब बेल्जियम का राज था, तो बेल्जियम वाले क्या किए, जो तुत्सी लोग हुआ करते थे, जो 14% थे इस देश के, वो लोगों को ना भाई सारी पावर देने लगे। उनको बोलते थे कि भाई ये सुपीरियर है हुतू लोग से, जबकि ये देश की मेजॉरिटी जो थी 84% वो हुतू लोगों की थी। लेकिन वो लोग ना ऐसा डिवाइड पैदा किए थे, और जो सारी पावर थी ना वो तुत्सी लोगों को दे दिए थे। वो लोगों को बोलते थे कि तुत्सी सुपीरियर है और जो हुतू है वो छोटे छोटे लोग हैं भाई, उनको ज़्यादा भाव नहीं देने का। तो ये क्या किए भाई बेल्जियम वाले, वो एक रेशियल कार्ड बनाए, मतलब तुत्सी लोगों के पास एक कार्ड होगा कि वो लोग भाई कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको ना भाई ऊंची ऊंची पोस्ट दे दिए, उनके बच्चे अच्छी अच्छी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो एकदम ना एक देश को 2 हिस्से में एकदम डिवाइड कर दिए, जिस वजह से भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन देखने मिली। 2 ट्राइब एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं दोनों लोग एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप दोनों एथनिसिटी वाले लोगों को भी देखोगे तो दोनों के जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि जो तुत्सी लोग हैं वो नाइलोटिक लोग हैं, जो नाइल से आए हैं, साउथ सुडान और उस तरफ से आए हैं। और आप लोगों को मालूम होगा भाई नाइलोटिक लोग यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जिस वजह से तुत्सी लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि उनको जो नाक नक्शे रहते हैं वो एकदम खड़े से रहते हैं, उनकी हाइट लंबी रहती है। और ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ की 85% आबादी है हुतू की, हुतू लोग ना भाई थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े से अलग दिखते हैं, तो लोग इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं भाई ये हुतू है, ये तुत्सी है। तो यहाँ पर ऐसी आग लगी, इतना सारा भाई परेशान कर दिए ये बेल्जियम वाले, तो ऐसा पूरा सारा कम्युनल टेंशन कर दिए थे देश में। और भाई जब इस देश को इंडिपेंडेंस मिलती है 1962 में, तो इतनी नफरत हो गई है ऑलरेडी। जैसे ही भाई आज़ादी मिलती है, ये देश में चालू हो जाता है झगड़ा, दंगे चालू हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं भाई, एक दूसरे के साथ किसी को रहना ही नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी भाई कुछ लोग मरे थे, कहीं 100 लोग मरे, कहीं 200 लोग मरे, इतना बड़ा सीन देखने नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ चलती है तकरीबन 30-32 साल तक। लेकिन भाई जो सबसे मेन और ट्रिगर पॉइंट जो होता है वो होता है अप्रैल 1994 में, जब बुरुंडी देश के प्रेसिडेंट और रवांडा देश के प्रेसिडेंट वो फ्लाइट में कहीं से आते रहते हैं। जब वो किगाली लैंड करने वाले रहते हैं, तो भाई कोई ना मिसाइल मार के ना प्लेन उनका गिरा देता है, जिस इंसिडेंट में भाई रवांडा देश के भी प्रेसिडेंट और बुरुंडी देश के भी प्रेसिडेंट दोनों मर जाते हैं। और भाई ये कोइंसिडेंट देखना, जो दोनों देशों के प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों हुतू ट्राइब से होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो इतनी टाइम से गर्मा गर्मी चल रही थी, दोनों में प्रॉब्लम चल रही थी, वो एकदम पीक पे हो जाती है। और फिर चालू होता है रवांडा का जेनोसाइड, जो चला तकरीबन 100 दिन। और 100 दिन के अंदर ये देश की 15% आबादी यानी तकरीबन 1 मिलियन लोगों को मार दिया जाता है। तो चलो भाई यहाँ से ना मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक है जेनोसाइड मेमोरियल, वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जेनोसाइड में क्या हुआ, सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी तो मैं आप लोगों को कन्वेंशन सेंटर दिखाया, फिर यहाँ से बाहर निकल के
थोड़ा वॉक करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताया। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ और ऐसी बड़ी बड़ी ऑफिसेस देखने मिलेगी। ये कुछ भाई शॉपिंग सेंटर्स आए, लेकिन यार देखो ना, मतलब आज भी भाई ये हम अफ्रीका को इतना ख़राब समझते हैं, अलग समझते हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। इससे पहले मैं था बुरुंडी देश में, जो है गरीब, दुनिया का सबसे गरीब देश है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, लेकिन फिर भी बुरुंडी भी साफ था भाई। हमारे देशों से, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई हमारे देशों से दुनिया के सबसे गरीब देश भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। अब यार साफ इतना क्यों रहता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले बताता हूँ आप लोगों को जेनोसाइड के बारे में। तो देखो यहाँ पर इतने सारे ये बूढ़ा बाइक वाले भाई खड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। ब्रदर, जेनोसाइड मेमोरियल हाउ मच? 2000? ओके भाई, तो 2000 बोल रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर है, मतलब इंडिया का आप समझ लो 150 रुपये के कम बनता है। तो ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। तो यार सही बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ना कोई टेंशन ही नहीं है भाई बार्गेन करने की, या फिर कोई ज़्यादा प्राइस बताए या फिर ज़्यादा कोई वो करे। हम 2000 बोल रहे हैं, हम कम ही नहीं करवा रहे भाई। चलो यार 2000 कितना ही कम करवाना, बेचारे बाइक वाले भी यहाँ पर इतनी मेहनत करके कमा रहे, तो क्या ही कम करना। और बाकी ऐसा कुछ आप लोगों को नॉर्मल एरिया देखने मिलेगा किगाली का। और ये देखिए पहाड़ पे ऊपर सारे घर बसे हुए हैं, नीचे वैली है। और भाई आप लोगों ने ना एक चीज़ और नोटिस की होगी, ये जगह ना भाई एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कभी एकदम तेज़ धूप आ जा रही है, कभी भाई बादल आ जा रहे हैं, कभी थोड़ी सी बारिश होने लग जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा भाई थोड़ी सी बारिश हो रही थी, उससे पहले यहाँ पर बहुत धूप निकली हुई थी। अभी देखो भाई फिर से ऐसा बादल आ गया है पूरा। और देखो ना, रोड के बीच में डिवाइडर पे यहाँ पर आप लोगों को पूरे पेड़ से देखने मिलेंगे। तो ये लोग सिर्फ सफाई पे नहीं काम किए, ये लोग ना भाई यहाँ पर ग्रीनरी पे भी बहुत ज़्यादा काम करके रखे हुए हैं। और भाई इतनी ज़्यादा ग्रीनरी करें, इतनी सारी साफ़ सफाई करें, जिस वजह से मैं आपको बताऊँ, रवांडा देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ना भाई आज से 20 साल पहले 50 साल के करीब हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर एवरेज आदमी की ज़िंदगी सिर्फ 50 साल रहती है, उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन इस वक्त भाई 20 साल बाद अभी यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के प्लस हो गई है। मतलब एवरेज आदमी यहाँ पर 70 साल से ज़्यादा जीता है। तो भाई बेसिक चीज़ें, हवा साफ़ करना, पानी साफ़ करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, इससे भाई लोग सिर्फ अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते हैं बल्कि लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं। तो हमारे देशों को सीखना चाहिए। और जो भाई रवांडा देश है, यहाँ पर ना एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ का जो जीडीपी है उसका 15% ये लोग एजुकेशन पे दे देते हैं। बाकी हमारे इंडिया और ऐसे देशों में 3% 4% ऐसा रखते हैं। और नज़ारा देखो यार, क्या चौड़े चौड़े रोड, सारे लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार ये सब देख के। और यहाँ पर पूरे फुटपाथ बने हुए हैं, जहाँ पर लोग पैदल चल रहे हैं वहाँ पर भी पैदल चल रहे हैं। सारे लोग हेलमेट लगा के रखे हैं, मज़ेदार भाई। और आपको भाई कभी अफ्रीका ट्रैवल करना है और आप सोचते हो कि यार अफ्रीका सेफ़ होगा नहीं होगा, तो रवांडा तो आप आ ही सकते हो भाई। इंडिया से फ़्लाइट भी मिल जाती है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप वाया नैरोबी आ सकते हो या फिर वाया एडिस अबाबा इथियोपिया आ सकते हो। तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। जो यूरोप जा चुका है, थाईलैंड, मलेशिया, आसपास के देश विज़िट कर चुका है, तो वो तो भाई रवांडा ज़रूर आए और ऐसे खूबसूरत से पहाड़ और ऐसे खूबसूरत से नज़ारे इंजॉय करें। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर वो पहाड़ पे एक स्कूल है और वो स्कूल छोटा, तो सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। और आप सोचो भाई, यहाँ पर स्कूल है तो ना जगह जगह पे यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है भाई स्कूल है तो स्पीड जो है वो कम कर लो। और बाकी ये देखो, यहाँ पर भाई आपको बड़ी सी बस की ज़रूरत ही नहीं, सारे बच्चे पैदल चल के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा भाई यहाँ पर फैसिलिटी है। सिग्नल लगता है तो रुक जाते हैं, सारे फुटपाथ बने हुए हैं। तो भाई साहब ये देखो, तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए हैं किगाली जेनोसाइड मेमोरियल पे। तो भाई चलिए भाई को पैसा दे देते हैं। ब्रदर 5000 यू गिव हाफ टू हिम, टू हिम, 2500 एच कर मिस्टर। भाई मैं बोला कमी नहीं कराया और मैं थोड़ा सा प्लस ही दे दिया, मतलब 2500 दे दिए। तो भाई साहब हम यहाँ पर मेमोरियल पहुँचे, गाड़ी वाले को पैसा दिए। अब यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, जो पीछे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वो बोले मेमोरियल बंद है, अब आपको खुला मिलेगा कल सुबह 9 बजे आना। तो मैं भाई आप लोगों को यहाँ पर लेके आया, आपको सारी स्टोरी सुनाऊँ जेनोसाइड की और क्या सारा सीन हुआ। वो तो भाई यहाँ पर बंद है, तो कोई मसला नहीं भाई, ये वीडियो आज ही सिर्फ कंटिन्यू नहीं होगा, अभी कहीं और चलते हैं। मैं आप लोगों को जेनोसाइड और मेमोरियल इसी वीडियो में आगे देखने मिलेगा, वो मैं कल आके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप देखो
तो हम जो गाड़ी से आए थे वो भाई यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनके साथ ही बैठ के चलते हैं यहाँ की लोकल मार्केट। वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी कल्चरल चीज़ें भी बताता हूँ रवांडा देश के बारे में। यहाँ पर भाई अफ्रीका के बाकी मार्केट और बाकी इलाकों से कैसी चीज़ें अलग देखने मिलती हैं, तो चलिए चलते हैं। वो देखो भाई वहाँ पर मेमोरियल की आग भी जल रही है। चलो कोई मसला नहीं, कल आपको दिखा दूंगा आके। बाकी नज़ारा देखो ना कितना मस्त लग रहा है, पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग्स ही बना के रखे हैं। और अभी हम जा रहे हैं किमीरोंगको ऐसे करके कोई मार्केट है जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 20 मिनट लग जाएगा हमको। वैसे तो आप लोगों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैं आप लोगों को कितनी सारी मार्केट दिखा चुका हूँ। पूरे वेस्ट अफ्रीका में आप लोगों को वहाँ की मार्केट दिखा चुका हूँ, मैं आप लोगों को ईस्ट अफ्रीका की मार्केट दिखा चुका हूँ। लेकिन जो अफ्रीका का सबसे साफ देश है वहाँ की मार्केट होगी कैसे, वो देखते हैं। बाकी ये देखो, ये है नॉर्मल इलाका यहाँ का। आप लोगों को बहुत सारे सुपर मार्केट देखने मिलेंगे। भाई यार समझ में नहीं आ रहा है ये कोई एक कंट्री का कैपिटल है कि एक नेशनल पार्क है, क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ी अच्छे अच्छे घर और बंगले और ऐसी जगह आ रही है और फिर कुछ देर बाद थोड़ा जंगल टाइप का एरिया आ जा रहा है। और यहाँ पर ना स्लम ना के बराबर है, लिटरली ना के बराबर है। मैं जब किगाली के बारे में स्टडी कर रहा था तो वहां पर लिखा था कि किगाली के अंदर भाई यहाँ पर आप लोगों को विजिबल स्लम देखने मिलेगा ही नहीं। सोच सकते हो अफ्रीका के अंदर एक शहर है जहां पर स्लम नाम की चीज है ही नहीं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ भाई, सुबह से आप लोग देख रहे रहोगे, एक जगह भी मुझे ऐसा स्लम वाला इलाका देखने मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना भाई, जब जेनोसाइड में लोग बहुत सारा मर गए और सबके घर को बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो गवर्नमेंट सब्सिडी लाई थी जिसके द्वारा वो लोगों को सरकारी घर मिला। बहुत सारे इलाके में ना भाई घर बनाए गवर्नमेंट और लोगों को शिफ्ट कर दी कि भाई झुग्गी झोपड़ी नहीं, अब वहाँ गवर्नमेंट के बनाए हुए घर में रहो। और बाकी यार पूरा का पूरा शहर आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। स्लोप आ रही है, थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। और अभी ना थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने मिलेगी। और यहाँ पर ना जो ज़्यादातर बाइक चल रही है ना वो टीवीएस की बाइक है या फिर बजाज की बाइक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे यहाँ डिस्कवर बाइक चलती थी बजाज की, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चलती है। और ये जो बाइक है ये है GLX टीवीएस कंपनी की। तो इंडिया की जो कंपनियाँ हैं वो अफ्रीका में पूरा टेक ओवर कर रही है भाई। यहाँ पर अगर टुक टुक रहे, ऑटो रहे जो अफ्रीका में, वो बजाज कंपनी का रहता है। बाइक रहती है डिस्कवर और टीवीएस की। तो इंडिया ये चीज़ में भाई काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है अफ्रीकन मार्केट में। तो भाई साहब मैं एंटर कर रहा हूँ किगाली की लोकल मार्केट। और यार एंट्रेंस पे ही देखो आप लोगों को यहाँ पर साफ़ सफाई देखने मिलेगी। यूजुअली आप लोगों को मार्केट में थोड़ी गंदगी देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो माहौल काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। और भाई अफ्रीका की जैसी लोकल मार्केट रहती है, ये दिखने में तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। यहाँ पर सारा यूटेंसिल्स वगैरह मिल रही है, यहाँ पर ऑयल वगैरह मिल रहा है और उस तरफ कहीं फ्रूट वगैरह मिलेगा। और यार बाकी एक चीज़ देखो, यहाँ पर चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। यहाँ पर जो दुकान वाले हैं वो येलो कलर का ना शर्ट जैसा पहने हैं ताकि मालूम पड़े भाई ये दुकान में काम करते हैं। और ये है भाई एकदम लोकल सी मार्केट। और ये बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर ऐसी दुकानें बनी हुई है। थोड़ी सी भाई यहाँ पर हलचल तो है क्योंकि भाई अभी शाम का टाइम है, सारे लोग यहाँ पर चीज़ें खरीदने आए हैं। और यहाँ पर इसलिए आए हूँ ताकि आप लोगों को ना रवांडा का कुछ तो एक लोकल झलक भी देखने मिले। और यार यहाँ पर फ्रूट देखो कितने मस्त मस्त से मिल रहे हैं और कितने सारे अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर केला, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीच, सेब, वहाँ पर पैशन फ्रूट, यहाँ पर एवोकाडो रखा हुआ है, यहाँ पर अमरूद रखा हुआ है, गुआवा, पपैया रखा हुआ है, बनाना वगैरह। और यहाँ पर ना भाई बनाना बहुत फेमस है, इसलिए आप लोगों को छोटे बनाना, बड़े बनाना, ऐसे अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने मिलेगी। वहाँ पर कलिंगर भी है। क्या मस्त मार्केट है ना। और जैसे दूसरी मार्केट स्मेल करती है ना, यहाँ वाली मार्केट इतना स्मेल नहीं कर रही है। और मैं सोचा भाई थोड़ा सा प्राइस पूछते हैं। हाउ मच इज दिस ब्रदर? 2000। तो भाई एक दर्जन मिल रहा है 2000 का। 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। 120-130 रुपया हो गया इंडिया का, जो कि भाई महंगा है। इंडिया में तो 30-40-50 रुपये का मैक्सिमम मिल जाता है भाई। यहाँ पर चीज़ें एक 500 का है। अच्छा ये 500 का है। लेकिन एवोकाडो का साइज़ देखो भाई कितना बड़ा है यार। एवोकाडो हमारे यहाँ कितना महंगा मिलता है, मतलब 200 रुपये का मिलता है और ये मिल रहा है यहाँ पर 500 का।
500 यहाँ की लोकल करेंसी इंडिया के बनते हैं तकरीबन आप समझ लो 40 रुपया। 40 रुपये का आपको इतना बड़ा एवोकाडो मिल जाएगा। पपैया कितने का है? ये गुआवा 1500 किलो? हाँ 1 किलो। 1 किलो मतलब $1 का किलो है, मतलब समझ लो मोटा मोटा 95 रुपया आपको किलो यहाँ पर गुआवा मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ के रेट हैं। कुछ चीज़ों का प्राइस भाई इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। और यार यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, यूजुअली आप अफ्रीका की मार्केट में जाओ भाई, आप कोई भी मार्केट में जाओ, लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं जैसे ही कैमरे के साथ किसी को देखते हैं, ए भाई रिकॉर्ड मत करो, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने नहीं मिल रही। यहाँ पर एक भी आदमी अभी तक मुझे नहीं बोला कि रिकॉर्ड मत करो, तो ये बढ़िया सा है यार। और यार यहाँ पर आप लोगों को सारे मसाला और कुकिंग ऑयल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भाई ये अंडे की दुकान है और यहाँ पर एक मुस्लिम लेडी ये पूरा अंडा वगैरह सेल कर रही है। और अगर मैं आप लोगों को रवांडा देश का रिलीजन के बारे में बताऊं तो यहाँ का जो रिलीजन है वो मोस्टली भाई तकरीबन 80-85% के करीब वो है क्रिश्चियन। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फॉलो करते हैं और 10-12% के करीब यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। और यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे मुस्लिम बैठे भी हैं वहाँ पे। और ये देखिए यार, ये दिख तो रही है पुरानी सी मार्केट, लेकिन कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी है। ना कोई स्मेल कर रहा है, प्रॉपर दुकानें बनी हुई है, बीच बीच में जगह से आप लोगों को देखने मिलेगी। काफ़ी बढ़िया सा लग रही है यार। तो भाई साहब उस लोकल मार्केट से हम निकल गए हैं और यार थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है और मुझे ना थोड़ी भूख सी लग रही थी। मैं सोचा चलिए सर्च मारते, कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया तो हम बाइक लेके वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा खाना पीना करेंगे। मैं सर्च किया, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला बस 300 मीटर दूर और वहाँ पर सिर्फ इंडियन डिशेस नहीं मिल रही है, वहाँ पर इंडियन स्नैक भी मिल रहे हैं, जैसे वड़ा पाव हो गया, सेव पूरी हो गई, बेलपूरी हो गई। मैं बोला भाई भले खाना नहीं खाएंगे, ये स्नैक खाते हैं, क्योंकि यार इतना टाइम हो गया भाई, कितना दिन हो गया मेरे को इंडिया से निकले, ये सारी चीज़ें खाया नहीं। तो मैं आ गया हूँ भाई। ये कुछ है भाई अक्सर किचन नाम की जगह, यहाँ पर है भाई सारे स्नैक वगैरह मिल जाएंगे। और उसके अपोजिट साइड अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा एक पेट्रोल पंप जिसका नाम है करण। और ये जो करण पेट्रोल पंप है ये हो सकता है भाई किसी इंडियन का है। यूजुअली यहाँ पर ना बहुत सारे इंडियन और फॉरेनर्स के यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस देखने मिलेंगे, क्योंकि जो रवांडा देश है ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ईजीएस्ट देश है जहाँ पर आदमी बिजनेस कर सकता है। और सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नहीं, ये पूरे दुनिया का 29th ईजीएस्ट कंट्री है जहाँ पर आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। बाकी भाई हमारे देश में भी और या फिर दूसरी दुनिया के दूसरे देश में भी आप लोगों को अगर बिजनेस रजिस्टर करना है उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन भाई ये देश में बिजनेस ओपन करना बहुत इजी कर दी है यहाँ की गवर्नमेंट, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर आ रहे हैं और अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं। उसमें से एक ये भाई करण पेट्रोल पंप है, ये होगा भाई इंडियन का ही होगा। अगर आप में से कोई भाई यहाँ पर रवांडा में रहता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये करण जो पेट्रोल पंप है ये इंडियन का है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं भाई, कुछ खाते हैं भाई इंडियन स्नैक। तो यार देखिए हम आ गए हैं अक्सर किचन नाम की ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप लोगों को इंडिया के सारे स्नैक मिल जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर कचौरी, दाबेली, वड़ा पाव, समोसा पाव, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ से हम ऑर्डर किए हैं, ये है दही पूरी। कैसी लगी भाई? भाई जबरदस्त, मजा। कितने दिन से वेट कर रहा था कि कहीं मिल जाए गोलगप्पे बस। चलो भाई खाते हैं दही पूरी, फिर मिलते हैं आपसे। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अगले दिन से अफ्रीका के सबसे क्लीनेस्ट शहर किगाली में। कल आप लोगों ने देखा था भाई हम वहाँ पर गए इंडियन स्नैक खाने। वहाँ पर पहले हम खाए दही पूरी, फिर उसके बाद खाए वड़ा पाव, फिर उसके बाद खाए दाबेली। खाना खाने के बाद ना भाई इतना अच्छा लगा और इतना सुकून मिला और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो हम खा के सीधा चले गए हमारी होटल। और आज का सबसे पहला हमारा स्टॉप होने वाला है किगाली जिनोसाइड मेमोरियल, जहाँ पर हम कल गए थे तो वो बंद था। तो मैं सोचा आप लोगों को वो चीज़ मैं दिखा ही रहा था, तो सबसे पहले आज का दिन वहीं से स्टार्ट करते हैं। और भाई हम निकल गए हैं ये बाइक टैक्सी लेके मेमोरियल की तरफ। यहाँ से बस तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर होगा। जाते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई इस वीडियो को। तो यार फाइनली हम पहुँच गए हैं किगाली जेनोसाइड मेमोरियल पे। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया था यहाँ पर रवांडन जेनोसाइड में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे थे, जो इस देश की 15% से ज़्यादा आबादी है। और वो 1 मिलियन में से तकरीबन 2.5 लाख लोग जो जेनोसाइड में मरे थे, उनकी कब्र यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी। और इस जगह को बोलते हैं लिटरली स्टार्ट से एंड तक जो पूरी ज़मीन है वहाँ पर पूरी लाशें दफन है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से देखो तो आप लोगों को वहाँ पर आग भी जलती हुई देखने मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ ओपन कब्रें भी है जहाँ पर भाई जो ताबूत रहता है, जो कॉफिन रहता है, वो पूरा डाल के रखे हैं। और पूरी भाई मास ग्रेव जो है अंदर बनी हुई है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को ऊपर से दिखाया था, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी एक आग जो काफ़ी टाइम से जल रही है।
इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ रिमेम्बरेंस। ये उन लोगों की याद में लगा के रखें जो यहाँ पर जेनोसाइड में अपनी जान गंवाए। और ये आँख के बिल्कुल नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर दिखेंगे ऊपर, ये देखिए 1 3 5 7 लिखा हुआ है, ये ऑड नंबर है। और इस तरफ नीचे ये पूरे इवन नंबर लिखे हुए हैं और सारे नंबर आके 32 नंबर पे रुक जाते हैं। और 32 काफ़ी ज़्यादा बड़े में लिखा हुआ है। ये जो 32 नंबर है ये यहाँ पर इसलिए लिख के रखें क्योंकि रवांडा देश के अंदर 32 जेनोसाइड मेमोरियल बने हुए हैं। और इस वक्त हम जिस मेमोरियल पे हैं ये पूरे रवांडा देश का सबसे बड़ा जेनोसाइड मेमोरियल है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 2.5 लाख से ज़्यादा कब्रें देखने मिलेगी। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर दफन हैं। तो यार ये देखो यहाँ से आप लोगों को सारी कब्रों का निशान देखने मिलेगा। और ये कोई सिंगल कब्र नहीं है, ये मास ग्रेव है और ये कई 100 मीटर आगे तक पूरी गई हुई है। और ये जो पूरी 2.5 लाख कब्रें यहाँ पर देखने मिल रही है ये यहाँ पर नहीं थी, इसको रीलोकेट करके यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों को बताया था 1994 तक जब भाई जो प्रेसिडेंट थे रवांडा के और बुरुंडी के वो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और वो कोई मार के उनको क्रैश कर दिया और दोनों देशों के प्रेसिडेंट मर गए और दोनों हुतू थे। ये इंसिडेंट हुआ था 6 अप्रैल 1994 को। और जिस दिन ये हुआ ना 6 अप्रैल 1994 को, उसी दिन से जैसे ही खबर मिली कि प्रेसिडेंट मर गए हैं तो उसी टाइम से ये जेनोसाइड चालू हो गया। और वैसे तो मैं आप लोगों को बताया था ये कोई भाई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये भाई कई दशकों से नफरत फैलाए जा रहे थे कि भाई तुत्सी ऐसे हैं, हुतू ऐसे हैं। जो सारा कुछ कम्युनल डिवाइड था वो भाई अंग्रेज़ पहले किए, फिर उसके बाद भाई यहाँ का जो मीडिया वगैरह था वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में बांटा। आप लोगों ने सुना होगा रवांडा रेडियो के बारे में, उसमें ना भाई सिर्फ नफरत वाली न्यूज़ आती थी कि ये लोग भाई कीड़े मकोड़े, इनको साथ में नहीं रखने का। बहुत सारे लोग ना भाई जो खासकर अभी 50-40 साल के होंगे वो लोग सुने रहेंगे भाई रवांडा रेडियो के बारे में। तो ये नफरत भाई काफ़ी टाइम पुरानी थी और एक उसको बस चिंगारी चाहिए थी। तो जैसी चिंगारी मिली प्रेसिडेंट मरा वैसे ही भाई जेनोसाइड चालू हो गया। और उसको बोलते हैं भाई वो दिन से तुत्सी हंटिंग चालू हो गई। जो तुत्सी लोग थे उनको ढूंढ के मारने लगे। और ये सालों में जो रवांडा रेडियो और अलग अलग भाई प्रोपोगेंडा और नफरत एक दूसरे में फैलाए, वो इतनी ज़्यादा पीक लेवल पे नफरत चले गई कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मार दे रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार दे रहा है। मतलब कोई रहम बचा ही नहीं। मतलब जिसके साथ हम मिलते हैं जुलते हैं और त्योहारों में उनके घर जाते हैं वो लोग भाई वो नेबर एक दूसरे को ढूंढ के मार रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई वो वहाँ पर ना वो तुत्सी रहता है, मेरे को मालूम है। अपने दोस्त का एड्रेस दूसरे जो वहाँ पर मॉब आता था मारने उनको बताते थे। और ऐसा भाई नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर जेनोसाइड हुआ। तो जेनोसाइड चालू हुआ था भाई वही 6 अप्रैल को और वो चला 100 दिन। और 100 दिन के अंदर एक देश की 15% आबादी, मतलब 1 मिलियन लोग आपको सुन के ऐसा लगेगा कि भाई नंबर है ऐसा है, लेकिन 1 मिलियन लोग इमेजिन करो, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। और कैसे मारे आपको बताऊं, जो लोकल ये जो कम्युनिटी वाले थे, जो दूसरी तरफ वाले जो नफरत फैलाए थे जिनको मारना था, वो लोग भाई बंदूक नहीं दिए, वो लोग दिए मशेटी। आपको मालूम होगा ऐसा चाकू सा रहता है, उससे भाई लोगों के गर्दन काटे। और ऐसा भाई ख़तरनाक रवांडा का जेनोसाइड हुआ। आप देख सकते हो भाई ये पूरी कब्रें वहाँ से चालू हुई है और आप चलते जाओ बहुत दूर तक आप लोगों को देखने मिलेगी। और यार यहाँ पर इस दीवार पे देखो वो 2.5 लाख लोगों में से कई हज़ार लोगों का नाम लिखा गया है जो लोग भाई रवांडा के जेनोसाइड में अपनी जान गंवाए। ये सारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर तुत्सी लोग थे और कुछ मॉडरेट हुतू भी थे। तो यहाँ पर ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ए से जिनका नाम आता है यहाँ पर है B C D ऐसा करके, यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है। तो ये सारे लोग बस मतलब प्लेन गिरा और मारना चालू किए 100 दिन के अंदर सारे लोगों की गर्दन काट दी है यार। देखिए ये सारे कुछ आपको ज़्यादातर अफ्रीकन नाम देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यार वो टाइम पे ना जब जेनोसाइड हो रहा था ना, यहाँ पर UN के पीस कीपर लोग थे, लेकिन वो लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मतलब इतनी क्रेज़ी सिचुएशन हो गई। अब आप समझिए भाई कई दशक का इतनी नफ़रत जो इतनी ओवरटेक कर दी, तो कहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, जो ओपन ग्रेव है वो आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि ये वॉर रुकी कैसे आखिर 100 दिन बाद। और बाकी ये देखो कंटिन्यू आप चलते जाओगे आप लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी कब्रें देखने मिलेगी। और ना अभी भी इस टाइम तक भाई अभी रवांडा जेनोसाइड को तकरीबन 30 साल हो गए और अभी तक ना यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो बोल रही कि अगर आपको कहीं ऐसा ट्रेस मिलता है कि वहाँ पर कोई मास ग्रेव हो सकती है, मतलब जो बड़ी सी कबर खोदते हैं और उसके अंदर कई हज़ार लोगों को दफना देते हैं, अगर आपके गांव में या फिर आपके शहर में या फिर आपको कहीं भी ऐसा ट्रेस मिलता है तो हमको बताओ, तो वो लोग वहाँ से खोद के ऐसे मेमोरियल में ला के डाल देंगे। ये देखो मैं कब से चलते आ रहा हूँ और ऐसी मास ग्रेव दिखती रहेगी आप लोगों को।
फूल लगा के रखे हैं यहाँ पर। जो भी लोग आते हैं भाई यहाँ पर फूल रख देते हैं। और कैसा हुआ ना भाई, बहुत सारे लोगों के जो रिश्तेदार थे, माँ थी, बाप थे, वो लोग मर गए और वो लोग को ना वो लोग दफना भी दिए, उनको मालूम ही नहीं। तो जो लोगों के भाई रवांडा जेनोसाइड में रिश्तेदार मरे, वो लोग भी यहाँ पर आके फूल चढ़ाते हैं। अब उनके पास तो कोई खुद की कब्र है नहीं उनके रिश्तेदारों की, तो लोग सोचते हैं कि शायद इसी में होंगे। देखो भाई, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ओपन ग्रेव भी देखने मिलेगी। ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को 3-3 ताबूत देखने मिलेंगे जिस पे क्रॉस सा बना हुआ है, और वहाँ पर एक डेट भी लिखी हुई है और नाम भी लिखा हुआ है। सोचिए ना, मतलब कितना खतरनाक, कितना डेंजर सिचुएशन हुई होगी कि रैंडम कोई घर पे आ रहा है, पूरी पूरी फैमिली को मार दे रहा है, बच्चा, बूढ़ा, प्रेग्नेंट औरत, आदमी, कोई कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ मैशेटी से सीधा अटैक कर रहे हैं और सीधा मार दे रहे हैं। कुछ लोग भाई होंगे जिम्मेदार, कुछ लोग जो लड़ते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सिविलियन मरे जिनको कोई लेना देना ही नहीं था, जो भाई गलती से उस ट्राइब में पैदा हुआ है, जो उस एथनिसिटी में पैदा हुआ है, उनको भी भाई ये कुछ सफ़र करना पड़ा। तो ये कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा। और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है, ये जो ये देख रहे हो ना फेंसिंग के नीचे भी पूरी सारी कब्रें हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ से झलक देता हूँ। ये देखो भाई, ये सारी तो है, मैं आपको दिखाया। और यहाँ से आप जब नीचे उतरोगे तो नीचे भी पूरी उसमें कब्रें हैं। देखो वहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी। और यहाँ तक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी भाई पूरा इसको सिक्योर कर रहे हैं। यार जब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ की वाइब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि भाई जो लोग रवांडा की सारी डॉक्यूमेंट्री देखे रहेंगे और रवांडा जेनोसाइड के बारे में पढ़े रहेंगे, तो उनको मालूम होगा भाई ये कितनी ज़्यादा दर्दनाक वाक़या था। तो यार वो सारे चेहरे जो हम डॉक्यूमेंट्री में देखे, लोगों को मार रहे हैं, वो अभी भाई यहाँ पर जब चल रहा हूँ तो सारे दिमाग में आ रहे हैं। तो चलिए बाहर निकलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आखिर ये जेनोसाइड रुका कैसे। तो भाई तकरीबन 100 दिन बाद, 100 दिन में आप लोगों को बताया 15% इस देश की आबादी को मार दिया गया। उसके बाद भाई जो यहाँ पर एक ग्रुप था, तुत्सी डोमिनेटेड ग्रुप, जो तुत्सी लोगों को मारा जा रहा था, तो उनके पास एक ग्रुप भी था जिसको बोलते थे RPF। वो क्या करता है, वो बोलते हैं कि भाई अगर ये ऐसा चलता रहा तो पूरी की पूरी तुत्सी कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ तक जो हुतू लोग जो तुत्सी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग हथियार उठाते हैं और यहाँ पर उसको पूरा कंट्रोल, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, जो हुतू वाली गवर्नमेंट थी, जो सारा कुछ जेनोसाइड करी थी, उसको ओवरथ्रो करके किगाली को अपने अंडर ले लेते हैं। जब जाके रुकता है भाई ये जो सारा जेनोसाइड। और भाई जब किगाली का सारा कुछ कंट्रोल ले लेते हैं, उसके बाद भाई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि भाई जो सारी राइट है वो सारे लोगों को इक्वल मिलेगी, कोई हुतू नहीं, कोई तुत्सी नहीं, सारे लोगों के पास इक्वल राइट होगी। और ठीक उसके 1 साल बाद 1995 में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनती है जिसमें प्रेसिडेंट बनते हैं हुतू कम्युनिटी के लीडर। भाई कब्जा तो यहाँ पर कर दिए थे तुत्सी वाले, लेकिन वो क्या बोले, भाई यहाँ पर थोड़ा पीस मेंटेन करने के लिए हमको प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा हुतू वाले को। और पॉल कगामे नाम के जो तुत्सी लीडर होते हैं, जो सारा कुछ भाई किगाली पे कब्जा किए थे रिटर्न 1994 में, वो बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चलता है भाई 5 साल के लिए। फिर उसके बाद भाई ईयर 2000 में जो तुत्सी लीडर थे पॉल कगामे, वो बन जाते हैं रवांडा देश के प्रेसिडेंट। और आज तक भाई 2026 तक जो पॉल कगामे हैं वो इस देश के प्रेसिडेंट है। और आपको बताऊं, ये आपको देख के लगेगा कि भाई रवांडा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, साफ़ सुथरा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं जो यहाँ का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यहाँ पर जो अपोजिशन है वो एकदम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकते हो इस डेट तक। लेकिन यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो गई कि लोग बोलते हैं जाने दो भाई, नहीं तो भाई यहाँ का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो भाई 154 नंबर पे आता है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम नीचे आता है। यहाँ पर कोई भी लिटरली अपोजिशन होता ही नहीं है। और जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, उसमें पॉल कगामे को 99% वोट मिला, जो कि भाई इंटरनेशनल मीडिया बोलता है जो कि पॉसिबल है ही नहीं। वो भाई फेयर इलेक्शन हुआ नहीं। ऐसा कुछ है भाई रवांडा जेनोसाइड का। अभी चलते हैं भाई बाहर, थोड़ा सा आप लोगों को और शहर घुमाता हूँ और आप लोगों को बहुत सारी और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे ये देश इतना साफ हो कैसे गया। चलिए भाई यहाँ से अब निकलते हैं। तो यार ये देखो भाई, ये है किगाली शहर। ये कोई गाँव, कोई कस्बा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को वैसे ऊपर सारे घर देखने मिलेंगे, वो देखिए सारे अच्छे अच्छे घर हैं, और नीचे ही वहाँ पर उनके खेत भी हैं। तो मतलब उनको गांव में जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऊपर उनके मस्त भाई पहाड़ पे खूबसूरत से घर बने हुए हैं, और नीचे छोटी सी लेक भी है, और वहाँ पर बहुत सारे खेत भी देखने मिलेंगे। और मौसम जो है ना भाई यहाँ का, वो इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब जो अभी का टेम्परेचर है वो है 24-25 डिग्री। गर्मी ज़रा भी नहीं लग रही है। धूप भाई इतनी ज़्यादा कड़क नहीं है। कभी कभी भाई रैंडम यहाँ पर बारिश हो जाती है तो उससे थोड़ा और ठंडा हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो पेट्रोल पंप देखने मिलेंगे वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर चल रहे हैं, इनके पास फ्यूल है। लेकिन इनकी पड़ोसी कंट्री बुरुंडी, जहाँ से हम आ रहे हैं,
वहां पर तो फ्यूल क्राइसिस चल रहा है भाई, वहां पर पेट्रोल है ही नहीं, उनको ब्लैक मार्केट से कॉन्गो देश से लेके आना पड़ रहा है। और देखो रोड के ऊपर पूरे एवोकाडो लगे हुए हैं भाई, पूरा पेड़ भरा हुआ है, वो देखिए भाई। ये चीज ना भाई मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि इंडिया में एवोकाडो का कितना क्रेज है, लोग 200-300 रुपए का लेके खाते हैं, यहाँ पर ऐसे पेड़ पे लगे हुए हैं। मतलब लिटरली ना भाई, जितना खाना है जितना तोड़ना है तोड़ सकते हो। तो भाई साहब वहाँ से तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद हम पहुँच गए हैं सिल्वर बैक मॉल पे। यहाँ से ना भाई मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करना है, कुछ कपड़े और एक आध जूता खरीदना है। तो यार अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को ना ये सिल्वर बैग के बारे में बता दूं। ये आप लोगों को यहाँ पर सिल्वर बैग गोरिल्ला देखने क्यों मिल रहा है, और आई एम श्योर भाई आप में से ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये सिल्वर बैग गोरिल्ला के बारे में मालूम ही होगा। ये एक क्रिटिकली एंडेंजर एनिमल है जो सिर्फ दुनिया में 3 देशों में मिलता है, एक तो रवांडा, एक युगांडा, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये इतना एंडेंजर है, सिर्फ दुनिया में तकरीबन 1000 के करीब आप लोगों को सिल्वर बैग गोरिल्ला देखने मिलेंगे। और इसको सिल्वर बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसकी आप पीठ देखो तो पीठ पे आप लोगों को सिल्वर देखने मिलेगा। अब वो जो सिल्वर है वो अगर गोरिल्ला 12 साल से ज्यादा होता है तब उसकी पीठ पे आप लोगों को सिल्वर कलर देखने मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सेल होते हैं, लेकिन यूजुअली ये इंसानों पे ज्यादा अटैक नहीं करते हैं। और अगर भाई कोई गोरिल्ला ट्रैकिंग पे जाता है तो 7 मीटर दूर रहना पड़ता है। और आप लोगों ने देखा होगा भाई छाती लोग एकदम जोर से पीटते हैं। इस बार भाई मैं गोरिल्ला ट्रैकिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ना हर देश को दोबारा आने का एक रीजन रहना चाहिए। अभी से भाई मेरी तकरीबन 74-75 कंट्री हुई है। अभी से दिमाग में आ रहा है कि आधी दुनिया खत्म हो गई है। मैं भाई अगर 5-6 साल में पूरी दुनिया विजिट कर लूंगा तो जाऊंगा कहाँ पे, अभी से ट्रॉमा हो रहा है। तो ना मैं भाई सारे कंट्रियों में ना एक रीजन छोड़ रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पर आऊँ वापस, तो कुछ चीज रहना चाहिए। तो हम वापस कभी आएंगे 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद, तब हम करेंगे यहाँ पर गोरिल्ला ट्रैकिंग। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे रहेंगे मैं ना आजकल कंट्री रिविजिट कर रहा हूँ, बार बार विजिट कर रहा हूँ। जैसे हम रशिया गए, रशिया का एक पार्ट हम पहले ट्रैवल कर चुके हैं, तब दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि हम ना एक कंट्री को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कंट्री नंबर भाई काउंट बढ़ाना ही नहीं है। पहले मैं सोचता था कि कंट्री जल्दी बढ़ जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रैवलिंग भी खराब हो जाएगी अगर सारी कंट्री विजिट कर लिए, कंटेंट वाइज भी देखे वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आराम से कंट्री हम ट्रैवल करेंगे और गोरिल्ला ट्रैकिंग आराम से हम आके देख लेंगे। और यार मैं आप लोगों को चलिए एक सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे बता दूं, क्योंकि ये जगह देख सकते हो भाई, ये एक एकदम बिजी स्क्वायर है, यहाँ पर इतनी गाड़ियां आ रही जा रही है, उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर फुटपाथ और उस पर साफ सफाई देखिए इतनी ज्यादा देखने मिलेगी। तो इसकी वजह क्या है भाई, ये अफ्रीकन कंट्री में इतनी साफ सफाई है क्यों? रवांडा देश में ईयर 2008 में यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स पे कंप्लीटली बैन लग गया। अब यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक बैग लेके नहीं निकल सकता, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन हो गया। उसके बाद भाई ईयर 2009 में यूमीगांडा नाम का एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी रवांडा देश में, जिसका मतलब है कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। उसमें क्या होता था भाई, रवांडा जब एकदम पुराना हुआ करता था, गाँव वगैरह हुआ करता था, उस टाइम पे भाई ये यूमीगांडा में क्या होता था कि अगर गांव में एक आदमी का घर बन रहा है तो सारे आस पड़ोस वाले आ जाएंगे वहां पर, उसकी मदद करेंगे उसके घर बनाने में। वैसे ही सिमिलर यूमीगांडा अभी 2009 में जो चालू हुआ है, उसमें क्या होता है कि हर महीने के आखिरी सैटरडे में सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक पूरा का पूरा देश बाहर निकलेगा अपने घर से और पूरे देश की सफाई करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, पूरी कंट्री, यहाँ की आबादी है 14 मिलियन, और वो 14 मिलियन में से जो 18 साल से लेके 65 साल के बीच का है, वो हर महीने के आखिरी सैटरडे में सुबह 8 से लेके 11 बजे तक वो बाहर निकलेगा पूरे देश को सफाई करने। वो अगर गली में रहता है तो गली साफ करेगा, वो अगर रोड पे रहता है तो रोड साफ करेगा, वो निकल के जाएगा भाई गलियों में, वो निकल के जाएगा भाई थोड़ा कुछ अगर मेंटेनेंस करना है कहीं पे तो वो मेंटेनेंस का काम करेगा। यहाँ तक कि जो सफाई का अभियान है, इसमें यहाँ के प्रेसिडेंट को भी और जितने भी नेता है सबको आके पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करे तो फाइन भी पड़ सकती है। तो आप समझ रहे हो, पूरा देश निकलता है सफाई करने। और इससे क्या होता है भाई, इससे तो भाई सफाई होती है, लेकिन ना लोगों में एक भाव जागता है कि भाई ये जो सफाई हुई है ना, ये मैं खुद से किया हूँ, अब इसको मैं गंदा नहीं करूंगा। जिस वजह से भाई पूरे महीने यहाँ पर कोई गंदगी डालता ही नहीं है। उनके दिमाग में रहता है कि भाई मैं ही साफ किया हूँ तो मैं इसको गंदा क्यों करूँ। तो ये यूमीगांडा जो प्रैक्टिस है, ये इतनी ज्यादा अच्छी है और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। आज के टाइम पे भाई रवांडा हमारे से भाई जीडीपी पर कैपिटा में 3 गुना गरीब है, उसके बाद भी यहाँ पर स्पॉटलेस रोड देखने मिलेंगे, एक भी जरा भी गंदगी नहीं है। तो ये ऐसा देश ट्रांसफॉर्म हुआ। एक टाइम पे यहाँ पर भाई लोग एक दूसरे को मार रहे थे, सारा पूरा सिस्टम खत्म हो गया था, कबाड़ हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद भाई लोगों को घर बनाया, सोशल सिक्योरिटी दिए और
स्कूल अच्छा बनाए, रोड अच्छा बनाए, उसके बाद साफ सफाई का अभियान किया और इतना ज़्यादा वो लोग बिजनेस को ईज कर दे कि फॉरेनर यहाँ पर आए तो ईजी बिजनेस कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा देश 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये थी कुछ भाई रवांडा और किगाली की स्टोरी। सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाया और यहाँ के जेनोसाइड के बारे में बताया, बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बता दी है यहाँ की। तो होप आप लोगों को कुछ नया देखने मिलेगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। मैं तो भाई बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आई मुझे। और देख सकते हो ना भाई कितनी साफ सफाई, सारे लोग हेलमेट लगाए हैं, बिना हेलमेट के आपको यहाँ पर लोग देखने नहीं मिलेंगे। और अगर आप शहर के बाहर जाओगे तो वहाँ पर स्पीड लिमिट है, बस फास्ट चल ही नहीं सकती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर रूल फॉलो होता है। तो भाई हमको डेफिनेटली ये चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। हम भाई थोड़ा सा इतनी बड़ी इकोनॉमी और लोग जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भी देखें तो हम इतना थोड़ा सा आगे हैं यहाँ से, उसके बाद भी हमारे देशों में, हमारे शहरों में ऐसी साफ सफाई देखने ही नहीं मिलती है। तो होप भाई इससे कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ मॉल में, कुछ थोड़ा खरीदना है मुझे चीज़ें, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये भाई अफ्रीका का सबसे सेफ और सबसे साफ देश से मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जहाँ पर भाई रेबल्स का कब्जा है और भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन चल रही है। तो वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने मिलेगा। कंट्री बता देता हूँ भाई, मैं इसके बाद जा रहा हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पर भाई अभी कुछ मैंने आप लोगों ने देखा होगा M23 रेबल ग्रुप है जो पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, उसको कब्जा कर लिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारधाड़ हुई है और अभी के टाइम पे ये रिकमेंड नहीं है वहाँ पर जाना, लेकिन हम जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ।